Hello everyone, how are you? I am Annu and welcome back. We create jar of holder. So guys, कल की क्लास में हम लोगों ने पहले 10 MCQ डिस्कस किए थे किससे रिलेटेड, लीगल एस्पेक्ट के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक से, ठीक है ना। आज की क्लास में हम लोग नेक्स्ट 10 MCQ करेंगे जिससे आपका जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का पोर्शन है वो कंप्लीट कवर हो जाएगा, ठीक है ना। और आपकी एक अच्छी खासी कमांड बन जाएगी किसके ऊपर, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टॉपिक के ऊपर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो क्या है, द इंडिमनिटी होल्डर इज नॉट एंटाइटल्ड टू, मतलब कि जो इंडिमनिटी होल्डर होता है वो इनमें से किसके लिए एंटाइटल्ड नहीं है, मतलब कि किसके लिए वो हकदार नहीं है इन सारे डैमेज में, इन सारे ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लिए इंडिमनिटी होल्डर क्या नहीं है, एंटाइटल्ड नहीं है। तो देख लेते हैं एक बार इंडिमनिटी होल्डर के लिए क्या क्या राइट होते हैं, इंडिमनिटी होल्डर क्या क्या रिसीव कर सकता है किससे, इंडिमनीफायर से। तो देख लेते हैं एक बार, ऑल डैमेज which he may be compelled to pay in any suit in respect of any matter to which the promise apply, मतलब कि सारे वो डैमेज जो किसके ऊपर लगेंगे, जो भी सूट के ऊपर, जो भी केस फाइल किया है उसके ऊपर लगेंगे, क्या इंडिमनिटी होल्डर उसके लिए हकदार है। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है ना। जो क्योंकि जो भी इंडिमनीफायर है वो सारी अमाउंट पे करेगा, कौन सी, जो भी सूट, जो भी केस फाइल किया है किसके लिए, इंडिमनिटी होल्डर के लिए, तो जो भी खर्चा होगा वो कौन पे करेगा, इंडिमनीफायर, ये हमने डिस्कस किया था। और सारी की सारी कॉस्ट दैट मे बी कंपेल्ड टू बी डिफेंडिंग इन एनी सच सूट, या फिर कोई भी कॉस्ट जो लगी है बचाने के लिए, कोई भी केस फाइल करने के लिए, कोई भी सूट करने के लिए, तो ये भी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो मतलब कि ये एंटाइटल है इन चीजों के लिए कौन, इंडिमनिटी होल्डर। ये तो राइट आंसर नहीं है इन दोनों में से। तो फिर थर्ड ऑप्शन देखते हैं, ऑल सम दैट ही मे हैव पेड अंडर टर्म ऑफ एनी कॉम्प्रोमाइज ऑफ सच सूट, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए भी क्या होता है, लाइबल होता है कौन, इंडिमनिटी होल्डर। इसके लिए भी क्या होता है, एंटाइटल्ड होता है कौन, इंडिमनिटी होल्डर, ठीक है। लास्ट ऑप्शन क्या है, द डैमेज लाइबिलिटी इनकर्ड विच इज नॉट एब्सोल्यूट। तो बच्चों ये हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, जो डैमेज और जो लाइबिलिटी एब्सोल्यूट नहीं है वो भी क्या होंगे, एंटाइटल्ड होंगे इंडिमनिटी होल्डर के लिए। तो ये पॉइंट हमने कहीं पर भी नहीं पढ़ा, तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके लिए इंडिमनिटी होल्डर एंटाइटल्ड नहीं है। अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था क्या कि इंडिमनिटी होल्डर किस किस के लिए क्या होता है, क्या क्या राइट होते हैं एक इंडिमनिटी होल्डर के, किस किस के लिए क्या होता है, एंटाइटल्ड होता है। तो देखो यहाँ पे लिख रखे हैं, जितने भी सम लगे हैं, जितनी भी अमाउंट लगी है किसी भी सूट को कॉम्प्रोमाइज करने में, या फिर जितने भी एक्सपेंस हुए हैं कोई लीगल एक्शन को प्रोसेस करने में, या फिर कोई कंपनसेशन पे किया है किसने, इंडिमनिटी होल्डर ने, तो सिर्फ इस अमाउंट के लिए क्या होता है, इंडिमनिटी होल्डर के पास क्या होता है, राइट होता है अमाउंट रिसीव करने का, किससे, इंडिमनीफायर से, ठीक है ना। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन था इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। तो देखो अब देखते हैं आगे, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट है किसका, इंडिमनिटी का, वो क्या है, एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टीजेंट है, फिर वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है। कौन सा कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। याद हो हमने किया था, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो आपका किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। जो पहले वाले जो हमने एमसीक्यू किए थे उसके अंदर हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जब कोई सर्टेन इवेंट हैपन हो जाए और उसके बाद कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है उसको ही क्या कहते हैं, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में क्या है, कब लाइबिलिटी अराइज होती है, तब वो स्पेसिफिक सिचुएशन क्या हो जाती है, अराइज हो जाती है, तभी क्या हो जाती है, वो लाइबिलिटी अराइज होती है, वरना वो लाइबिलिटी अराइज नहीं होती। इंडिमनिटी के अंदर तब हमने डिस्कस किया था अपनी क्लास में, किसका एग्जाम्पल लिया था, मान लो आपने कोई क्या करवाई, अपनी बाइक की इंश्योरेंस करवाई, अपनी कार की इंश्योरेंस करवाई, ठीक है ना। तो उस केस में क्या, बाइक की इंश्योरेंस, कार की इंश्योरेंस कब रिपे आपको कब मिलेगी, तब जो भी सर्टेन इवेंट जो इंश्योरेंस के अंदर मेंशन था, फॉर एग्जांपल मान लो बाइक डैमेज होगी, उसके कारण आपको क्या मिलेगी, इंश्योरेंस की अमाउंट मिलेगी। तब तक वो जो इवेंट है वो हैपन नहीं होगा, तब तक वो इंश्योरेंस आपको नहीं मिलेगी। तो वहां पे एक तरह से क्या कैसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ये कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो इंडिमनिटी आपका कैसा कॉन्ट्रैक्ट बच्चों, कॉन्टीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट भी हमने पहले वाले सेशन में अपना देख चुके हैं, ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट भी हम देख चुके हैं क्या होता है, और वेजरिंग क्या होता है, वेजरिंग हमने नहीं देखा था। वेजरिंग क्या होता है, जहां पर
जो कॉन्ट्रैक्ट किसके बेस पे हो, जैसे आप बेट लगाते हो, वो एक तरह से किस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट आपका, वेजरिंग टाइप लगाते हो कि आज बारिश होगी नहीं होगी, तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या कहलाता है, वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट कहलाता है। तो क्लियर यहाँ पे 12th का आंसर क्या होगा, इंडिमनिटी किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्टीजेंट टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। क्लियर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है 13th क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ डैश एग्रीमेंट। तो जो गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट है वो आपका किस तरह का एग्रीमेंट है बच्चों, बाइपार्टाइट एग्रीमेंट है या फिर ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है, या आइदर ए और बी या फिर नन ऑफ दिस। आपको पता है एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी जो होता है उसके अंदर 3 पार्टी इन्वॉल्व होती है। कौन कौन सी, क्रेडिटर जो क्या देता है किसी को कोई अमाउंट कुछ, एक तो कौन, क्रेडिटर, सेकंड कौन सा, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, और थर्ड कौन सा, श्योरिटी। तो यहाँ पे जो श्योरिटी होता है क्या करता है, गारंटी देता है किसको, क्रेडिटर को, किसके किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे गारंटी देता है किसको, क्रेडिटर को, ठीक है ना। और उसके बदले क्रेडिटर कुछ भी गुड्स करता है, प्रिंसिपल डेटर को ट्रांसफर करता है। ये 3 पार्टी होती है। तो इसका क्या हो जाएगा आपके लिए, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी किस तरह का होगा, ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 पार्टी इन्वॉल्व है, क्रेडिटर भी, प्रिंसिपल डेटर भी और श्योरिटी भी। ठीक है। फिर आपका आता है 14th क्वेश्चन, ये भी इसी से रिलेटेड है। ये क्या कह रहा है, अ श्योरिटी कैन बी डिस्चार्ज फ्रॉम हिज लायबिलिटी बाय। तो जो श्योरिटी है जो हमने यहाँ पे देखा, जिसने क्या दिया, इसको गारंटी दी, किसको, क्रेडिटर को, किसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे। तो ये अपना कॉन्ट्रैक्ट कब डिस्चार्ज कर सकता है, नोटिस देके, या फिर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नोवेशन करके, और क्या है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा, बाय हिज डेथ। तो तीनों ही ऑप्शन में जो आपका क्या है, श्योरिटी है, वो क्या कर सकती है, कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर सकती है। एक रीजन तो क्या है कि वो नोटिस दे दे कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट से क्या कर रहा हूँ, डिस्चार्ज कर रहा हूँ, ठीक है ना। सेकंड ऑप्शन क्या, नोवेशन। नोवेशन आप लोगों को ध्यान हो, हमने तब अपनी क्लास में क्या किया था, टाइप ऑफ डिस्चार्ज, तब एक पार्टी क्या करती है, डिस्चार्ज करती है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, तो उसमें हमने अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज किए थे। तो उसी के अंदर एक क्या था आपका, नोवेशन। नोवेशन में हम मेनली क्या करते हैं, टर्म एंड कंडीशन के अंदर चेंज कर दे, या फिर जितनी भी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके अंदर कोई नई पार्टी इंक्लूड हो जाए। तो फॉर एग्जाम्पल जो ऊपर वाला एग्जाम्पल ही हमने लिया था श्योरिटी वाला, इसमें मान लो ये श्योरिटी क्या कहता है कि जो भी जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैंने जिसकी गारंटी ली है वो मैं अकेला फुलफिल नहीं कर पाऊंगा, हम एक काम करो, एक श्योरिटी को और इंक्लूड कर लो। तो प्रिंसिपल क्या करता है, जो श्योरिटी था एक श्योरिटी को और इंक्लूड कर दिया, ठीक है ना। यहाँ पे तो सिर्फ क्या था, एक श्योरिटी था, ठीक है। तो अब जो नया कॉन्ट्रैक्ट बना वो क्या हुआ, जो भी जो प्रिंसिपल डेटा था वो 2 श्योरिटी लाते, तो पहले वाला ही था जो ए पर्सन था मान लो, और फिर उसने क्या किया, एक पर्सन को और इंक्लूड कर लिया जो क्या देगा, गारंटी देगा उसके बिहाफ में। फॉर एग्जाम्पल मान लो वो बी था, अब इसमें क्या हुआ, चेंज हो गया, पहले तो सिर्फ एक ही पर्सन क्या कर रहा था, गारंटी दे रहा था प्रिंसिपल डेटर की, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या कर दिया, नोवेशन कर दिया। तो अब यहाँ पर सिर्फ ए ही लाइबल नहीं है गारंटी देने की, तो क्या किया, बी भी इंक्लूड हो गया, क्या कर रहा है, बी भी प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे क्या कर रहा है, गारंटी दे रहा है किसको, क्रेडिटर को। तो बात क्लियर हुई। तो यहाँ पे क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नोवेशन कर दिया कि एक पार्टी और इंक्लूड होगी। कॉन्ट्रैक्ट तो सेम है, एग्जिस्टिंग ही कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन हमने क्या किया, एक पार्टी को और इंक्लूड कर लिया। तो आपका किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों, बाय नोवेशन। तो जो लाइबिलिटी थी पहले वाली उस पर्सन के ऊपर, तो क्या होगी, डिस्चार्ज होगी ना। तो ये भी इसका आंसर होगा बाय हिज डेथ। सिंपल सी बात है, अगर जो श्योरिटी उसकी डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या, जो लाइबिलिटी वो अपने आप क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज हो जाएगी। तो इसके आंसर क्या होंगे, ऑल ऑफ दी अबव। क्लियर, वेरी गुड। अब देखो, तो नोवेशन का मीनिंग यहाँ पे लिख रखा है, जो मैंने आपको बताया वो ये इसके अंदर कि जो एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट है वो तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर कुछ नोवेशन, कुछ नया कॉन्ट्रैक्ट ऐड हो जाएगा। और वो कैसे हो सकता है, मान लो कोई जो भी नोवेशन का कैसे, नोवेशन इन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ पार्टी, की पार्टी के अंदर कुछ चेंज आ गया, या फिर जो भी क्या हुआ, सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड, हमने क्या कर दिया, नए कॉन्ट्रैक्ट को सब्सटीट्यूट कर दिया ओल्ड के प्लेस पे। तो ये दोनों केस हो सकते हैं आपका किसका, नोवेशन का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो क्या कहता है, इफ द गुड आर लैंड फ्री टू बेली फॉर हिज यूज इट इज नोन एज। हमने पढ़ा था, आपको याद हो, बेली के केस में, बेलमेंट के केस में हम टू टाइप ऑफ बेलमेंट पढ़ी थी, तो ग्रेचुअस बेलमेंट, एक नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट। और आपको ध्यान होगा तो जहां पर हम कोई भी गुड्स लैंड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई अमाउंट रिसीव किए हुए, तो आपका क्या था, ग्रेचुअस बेलमेंट। और जहां पर हम कोई पेमेंट रिसीव करते हैं उसके बदले वो क्या था आपका, नॉन ग्रेचुअस बेलमेंट,
ठीक है। तो इसके अंदर क्या पूछ रखा है, जब आपने गुड ट्रांसफर किए वो भी कैसे, फ्री, ठीक है ना, बेली को कैसे ट्रांसफर किए, फ्री में ट्रांसफर किए हैं बेली को, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वो ग्रेचुअस टाइप की बेलमेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बी, ग्रेचुअस टाइप की बेलमेंट। और नॉन ग्रेचुअस कब होगा, तब उसके बदले कोई अमाउंट क्या की जाए, रिसीव की जाए, तो आपका क्या होगा, वो नॉन ग्रेचुअस टाइप की बेलमेंट। डिपोजिशन तो होगा ही नहीं और ऑल ऑफ द अबव भी नहीं होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसमें क्या है, इफ द बेली मिक्सेस द कोट ऑफ द बेलर विद हिज ओवन गुड, तो इसने क्या कहा कि जो भी बेलर ने गुड ट्रांसफर किए थे उसको बेली ने अपने गुड के साथ क्या कर दिया, मिक्स कर दिया, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ बेलर, बिना बेलर की कंसेंट लिए। अब यहाँ पर क्या लाइबिलिटी बनती, किसकी, बेली की। तो द बेली इज लाइबल टू पे द एक्सपेंस फॉर सेपरेशन ऑफ गुड एंड डैमेज, या फिर बेली इज नॉट लाइबल फॉर एनी क्लेम, या फिर बोथ ए एंड बी डिपेंड ऑन द सर्कमस्टांस, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये तो इसका आंसर क्या होगा, ए इसका क्या होगा राइट आंसर। क्योंकि जो भी बेली है, अब उसको जितने भी एक्सपेंस होंगे वो गुड सेपरेट करने में, या फिर जो भी डैमेज हुआ है किसको, बेलर को, तो वो डैमेज पे करने पड़ेंगे किसको, बेली को। याद हो आप लोगों को, तब हमने बेलमेंट का कॉन्सेप्ट किया था, वहां पे हमने देखा था कि क्या ड्यूटी है किसकी, बेली की, ठीक है। तो उस ड्यूटी के अंदर क्या था कि जो बेली की ड्यूटी बनती है कि वो गुड को उसके साथ, जो अपने गुड्स है उसको बेलर के गुड के साथ मिक्स ना करे। अगर ऐसा करता है तो जो भी डैमेज होंगे वो किसको पे करने पड़ेंगे, बेली को पे करने पड़ेंगे, किसको, बेलर को, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट बच्चों, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब एजेंट इज अ पर्सन, एक सब एजेंट कौन होगा, जो सब एजेंट होता है वो कौन पर्सन होता है, हु वर्क अंडर द मेन एजेंट, जो मेन एजेंट के अंडर काम करता है, या फिर हु कैरी आउट द ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन अंडर द होम ही वर्क डायरेक्टली, या फिर क्या करता है वो कैरी आउट करता है क्या, ऑर्डर एंड डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन, जिसके अंडर क्या कर रहा है, डायरेक्टली काम कर रहा है, या फिर वो इम्प्लॉयड बाय द एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन द बिजनेस ऑफ एजेंसी। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर है। क्योंकि आपको याद हो सेक्शन 191 के अंदर सब एजेंट किसको कहा गया है, जो भी पर्सन क्या करता है, एक्ट करता है किसके अंडर, ओरिजिनल एजेंट के अंडर है, कि जो एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी हो रखा है उसका जो भी ओरिजिनल एजेंट है उसके अंडर आके कोई भी एक्ट करता है उसको हम क्या कहते हैं, सब एजेंट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना, हु वर्क ऑन द बिहाफ ऑफ द मेन एजेंट, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एम्प्लॉयड बाय एंड एक्टिंग अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओरिजिनल एजेंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी। सी आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट प्रोमिस इज बीइंग प्रोटेक्टेड, कौन से टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो प्रोमिस है वो प्रोटेक्ट की जाती है, कौन, ठीक है। तो देखो किस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर प्रोमिस प्रोटेक्ट की जाती है, अभी हम डिस्कस करके आए थे किसके अंदर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर, वेरी गुड, ठीक है। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में तो क्या था, दो पार्टी होते, जो एक पार्टी जो कौन होता है, बेलर होता है, वो अपने प्रोडक्ट को यूज करने के लिए किसको देता है, सामने वाली पार्टी को देता है, ये हमने बेलमेंट में पढ़ा था। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी ही थी जहाँ पे तीन पार्टी होती है और जो उसके अंदर जो भी श्योरिटी होता है वो क्या करता है, प्रोमिस करता है, क्या एक तरह से एक पार्टी को प्रोटेक्ट करता है, वहां पे प्रोमिस करता है उस पार्टी को क्या करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, जो क्या कहलाएगा, श्योरिटी कहलाएगा। तो किसके अंदर था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के अंदर ही था। फिर नेक्स्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि जहां पर एक पार्टी लॉस को पे करने के लिए क्या करती है, कॉन्ट्रैक्ट करती है, वो था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडिमनिटी। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी तो क्या कि जहां पे एक पर्सन के नीचे एक एजेंट काम करता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक एजेंट होता है, तो बिल्कुल ही अलग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, आपका बी आंसर इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो वेरी गुड। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्सन टू हुम द गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड। तो गारंटी, फिर से गारंटी से क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पर्सन, द पर्सन टू होम, जिस पर्सन को गारंटी दी जाती है उसको क्या कहते हैं, अभी जस्ट अभी देखा, तो जल्दी बता दो इसका आंसर क्या है। जिस पर्सन को गारंटी दी जाएगी उस पर्सन को हम क्या कहेंगे, क्रेडिटर। किसको गारंटी दी जाती है, क्रेडिटर को गारंटी दी जाती है, ठीक है। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका बच्चों, क्रेडिटर। और जो पर्सन गारंटी देता है उसको क्या कहते हैं यहाँ पे, श्योरिटी। और जिसके बिहाफ पे दी जाएगी उसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल डेटर। और जिसको दी जाएगी उसको क्या कहेंगे, क्रेडिटर। तो क्लियर यहाँ पे, वेरी गुड।
अब आता है आपका लास्ट क्वेश्चन आज की इस वीडियो का। द लाइबिलिटी ऑफ अ श्योरिटीज, जो श्योरिटी है यहाँ पे उसकी लाइबिलिटी कैसी होती है। अब देखो कैसी होगी उसकी लाइबिलिटी, जल्दी बताओ। जो भी लाइबिलिटी होगी किसके ऊपर डिपेंड होगी, उसके ऊपर ही तो डिपेंड होगी जो प्रिंसिपल डेटर की लाइबिलिटी है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, ठीक है ना, क्योंकि उसने गारंटी किसके बिहाफ पे ली है, प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे। तो जितनी प्रिंसिपल डेटर की क्या होगी लाइबिलिटी होगी, उतनी ही किसकी लाइबिलिटी होगी, तो श्योरिटी की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कौन सा ऐसा आंसर जहाँ पे क्या होगा, सेम होगा प्रिंसिपल डेटर के अकॉर्डिंग। तो देखो फर्स्ट में क्या कह रहा है, मोर देन ऑफ द प्रिंसिपल, बिल्कुल भी नहीं। लेस देन ऑफ द प्रिंसिपल, बिल्कुल भी नहीं। सेम एज दी प्रिंसिपल, ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डिपेंडेंट ऑन दी कोड डायरेक्शन, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज की वीडियो में इतने ही हम क्वेश्चन रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आपके एनटीए नेट से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना वीडियो में ना भूलें। हैव अ नाइस डे।